हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ की क्लास नंबर 13। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या एसएससी के किसी और एग्ज़ाम के लिए, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं और क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे क्लास के बाद पीडीएफ से रिवीजन करना चाहते हैं तो पीडीएफ उनको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, सीजीएल मेंस हो गया है। जो भी बच्चों ने दिया है सीजीएल मेंस और जो दोबारा अगर देख रहे हैं वीडियो कोई स्टूडेंट्स या उनके लिंक में कोई वीडियो देख रहे हैं तो एक बार बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा गया मेंस। थोड़ी प्रॉब्लम्स भी हो रही है मेंस में, सुनने में आ रहा है टाइपिंग टेस्ट में प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कतें तो पहले ही थी, अब मेरे ख्याल से दिक्कतें और बढ़ गई हैं। तो देखते हैं किस तरह से सीजीएल निकलता है 2024 का। आप लोग तो 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के करेंगे कि टाइपिंग भी एक इशू हो सकता है। कंप्यूटर सुनने में आया कि ठीक है, कुछ लोगों के लिए अब्रप्ट था बहुत, मतलब जिनका रिवीजन नहीं था या जिन्होंने कंप्यूटर उस लेवल पे नहीं पढ़ा तो उनके लिए भी थोड़ा सा शॉकिंग फैक्टर रहा है। ठीक है, मैथ्स में 2-4 क्वेश्चन लेंदी आए हैं, देखेंगे। जो जो बच्चे चाहते हैं कि सीजीएल मेंस का पेपर हम डिस्कस करें, आंसर की आने के बाद ही डिस्कशन होगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। जो बच्चे कहेंगे तो हम करा देंगे एक बारी, लेकिन पेपर का सॉल्यूशन विदाउट ट्रिक्स होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ट्रिक्स से ही पेपर सॉल्व होता है या जल्दी सॉल्व होता है। जो चीज़ें अभी तक सिखाई है ना, देखना उसी में से ना आधे से ज़्यादा पेपर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर जिन भी बच्चों को उसका सॉल्यूशन चाहिए तो प्रिपेयर रहें कि 30 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे विदाउट ट्रिक्स के। तो जो दिमाग में मिथ्स बना हुआ है ना आपके कि हाँ शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए सबकी, पेपर बहुत फटाफट सॉल्व होना चाहिए, अरे 30 मिनट मिलते हैं ना, 30 मिनट में कर दो, काम ख़त्म। वहाँ पे बचा के टाइम कहीं आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, स्लो स्पीड कभी कभी ना काम की बात होती है, एरर कम होते हैं, सिली मिस्टेक कम होती है। और स्लो का मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि 30 क्वेश्चन 30 मिनट में करो, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं 10-15 सेकंड में भी हो जाते हैं, चाहे आप नॉर्मल तरीका लगाओ तब भी। ठीक है, तो देखेंगे कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना था। अगर करते आप लोग उस पेपर को अटेम्प्ट, सीजीएल मेंस अगर आप लोग देते 2025 में, देंगे ऑब्वियस सी बात है, तो किस तरह से आप अटेम्प्ट करोगे, कैसे स्किपिंग सीखोगे। ठीक है ना, लेंदी क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे, ये चीज़ें थोड़ा सा मैं आइडिया देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मॉक सीरीज़ में तो हम ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों को चाहिए कि सीजीएल मेंस का एक बारी सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं मैं, तो एक बारी कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आज की क्लास में थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये देख के नहीं डर जाना कि बेसिक तरीके से तो लंबे हो रहे हैं क्वेश्चंस। क्या होता है ना, जब 25 क्वेश्चन आते हैं ना, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, तो इनको टाइम दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, 20-22 क्वेश्चन तो आराम से उड़ जाएंगे। ठीक है, तो हल्का सा कैलकुलेटिव लिया है, अभी तो खैर नहीं आता है, ये 2022-21 इस टाइप की बातें है कि जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता था, 3-4-5 क्वेश्चन भी कैलकुलेटिव पूछ लेता था, तो डेसिमल में आंसर आते थे, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आते थे, या आंसर ना बिल्कुल फाइनल निकालना पड़ता है तभी आप मैच कर पाओगे, ऑप्शन भी बहुत पास पास होते थे। अभी ऐसा नहीं करता है यार क्वेश्चन में ना, तो फिर भी आपको आदत होनी चाहिए कि इन केस अगर 25 में से 2-3 क्वेश्चन प्री में अगर ऐसे आ जाएं तो आप देख के ना आपका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द प्राइस ऑफ अ स्कूटर इंक्रीजेज सक्सेसिवली बाय 10%, 5%, 15%। प्राइस इंक्रीज हो रहा है उसका, डिस्काउंट वाला केस याद है, सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है, तो सक्सेसिव डिक्रीज होता है वहां पे, यहाँ पे सक्सेसिव इंक्रीज वाला केस लगेगा। ठीक है, पूछ रहा है टोटल परसेंट ऑफ इंक्रीज कितना है स्कूटर के प्राइस का। जब आप डिस्काउंट का केस लगाते थे तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 आप लगाते थे, यहाँ से सक्सेसिव डिक्रीज होता था क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा होता था। जब आप सक्सेसिव इंक्रीज का केस लगाएंगे तो x प्लस एक्स वाई अपॉन 100 का केस लगाएंगे। मैं 3 वैल्यू पे फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, अभी अभी 2 वैल्यू से ही सक्सेसिव डिस्काउंट या सक्सेसिव इंक्रीज करना सीखेंगे। 3 वाला फॉर्मूला बाद में देखेंगे क्योंकि वो बहुत ही बेयर मिनिमम केस में ना यूज होता है, लेकिन 2 से भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, इसलिए मैं अननेसेसरी ना एक और फॉर्मूला आपके दिमाग में डालना नहीं चाहता हूँ अभी। तो इसको इसी फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या बोला था, प्लस एक्स वाई अपॉन 100। 10 + 5 कितना हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, 10 + 5 +
10 इंटू 5 50 अपॉन 100, ये हो गया 15 प्लस ये हो गया 0.5, तो 15.5 हो गया। तो एक इंक्रीज ये हो गया, दूसरा इंक्रीज है 15 का। अब इन दोनों का इंक्रीज निकालना है आपको, ठीक है। तो x प्लस वाई करोगे तो 15.5 प्लस 15 प्लस एक्स वाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे अपॉन 100। 15 पंजे 75, 7 कैरी गया, 15 पंजे 75, 75 और 7 82, 8 कैरी गया, 15 1 15, 15 और 8 23, ठीक है। इस डेसिमल का एक नीचे और एक और जीरो आ जाएगा, तो 3 के बाद आप यहां लगाओगे तो ये हो जाएगा वैल्यू इसकी, ठीक है। 15 15 30, 30.5 प्लस 2.325 कितना हो गया, 30 और 2 32, 32.825। इसमें वैल्यू आ रही है 36 है, 32 है, 34 है, 30 है, 32 है। अब कहोगे सर ये तो मिक्स फ्रैक्शन में, आपका तो डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करना 0.825 को। अगर आप डेसिमल का हटा के नीचे 1000 लगा दोगे, काट दो, 25 चौक 140, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 33/40 हो गया। इसको कैसे लिख सकते हो, 32 33/40%, ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। ये आ गया, लेकिन आपका पहला ही अलग है सब में, तो देख के ही पता चल जाएगा आंसर क्या आएगा, है ना। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया। ध्यान रखना ये दोनों नोट्स में लिखे होने चाहिए, सक्सेसिव डिस्काउंट का केस है, ये सक्सेसिव इंक्रीज का केस है, ठीक है, दोनों सक्सेसिव के केस है। क्वेश्चन समझ में आएगा, मुश्किल नहीं है, हल्का सा कैलकुलेटिव है कि पॉइंट में अगर जब इक्वेशन जाती है या क्वेश्चन जाता है तो आप सॉल्व कैसे करोगे, पैनिक ना लेते हुए कि आपका डेसिमल में आंसर सही आ रहा है, ठीक है। या ऑप्शन देख के आप ये सोचो बड़ा ही कैलकुलेटिव होगा, एक बार पढ़ लेना है क्वेश्चन को, ठीक है, फिर सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है बिजनेसमैन चीट्स बाय यूजिंग फॉल्टी वेट्स टू द ट्यून टू 12% ईच टाइम, ठीक है, व्हेन बाइंग एंड सेलिंग। तो जब वो ये बोल रहा है जब वो खरीदता है तो भी 12% का फॉल्टी वेट यूज करता है, जब वो बेचता है तब भी वो 12% का फॉल्टी वेट यूज करता है। वट इज द राइज इन हिज प्रॉफिट परसेंटेज यूजिंग फॉल्टी वेट्स ओनली। जब वो फॉल्टी वेट यूज कर रहा है तो उसका परसेंटेज इंक्रीज कितना है, ये आपको बताना है। दोनों केस में 12% की वैल्यू देखो कितनी होती है, पहले 4 तिया 12, 25 चौक 3/25 है, ठीक है, ये इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है। अब वो कह रहा है 12% हर बार क्या नाम है वो फॉल्टी वेट्स यूज करके करता है। देखो 25 की वैल्यू 28 हो गई, यहां पे दोबारा कर रहा है, इसमें भी सक्सेसिव का केस लगेगा, ठीक है। 25 की वैल्यू 28 हो गई, यहाँ पे 28 आ जाता है, यहाँ पे 28 आ जाता है, पहले बता चुके हैं। जब रेशो मैच करते हो आप 625, 28 का स्क्वायर कितना होता है, 8 बटे 64, 6 8 दूनी 16, 6 22, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5, 4 6 7 8 5 784। ये था इनिशियल वैल्यू, ये हो गई फाइनल वैल्यू, परसेंटेज निकाल दोगे, निकल जाएगा, ठीक है। निकालते हैं एक बार कितना आता है। यहाँ पे कितने बचे हुए 75, यहाँ पे कितना बचा हुआ 84, 5 और 4 9, 8 और 7 15, 159 बाय 625 इंटू 100, परसेंटेज निकल जाएगा। 25 25 625, 25 चौक 100, 9 चौक 36, 3 5 चौक 20, 3 23, 2 4 एकम 4 5 6, 636/25 बचा। 25 दूनी 50, 13 बचा, 136 हो गया, 25 पंजे 125 हो गया, ठीक है। फिर 11 बचा, 25 चौक 100, फिर 10 बचा, 25 चौक 100, 25.44 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ये है इसका एक नॉर्मल तरीका, जैसे हमने पहले सीखा है, इसलिए मैंने ये तरीके से सॉल्व भी किया है कि जो पुराने कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं वो हमें समझ में आ रहे हैं, वो अप्लाई करते हैं, वो सब क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं। अब जब बोल रहा है 12 बार है ना, बेचने में भी और खरीदने में भी, तो 12 में सक्सेसिव का केस लग जाता है। अगर 12 में सक्सेसिव का केस लगाओगे ना, 12 + 12, 12 इंटू 12 कितना होता है 144/100, 12 12 24, ये कितना हो जाएगा 1.44, 24 + 1 25.44% हो गया। सक्सेसिव इंक्रीज का केस है, दोनों केस में ना फॉल्टी वेट दोनों बार यूज कर रहा था ना, इसलिए सक्सेसिव केस लग जाएगा। ये नॉर्मल तरीका है समझने का, इसलिए मैंने करके दिखाया कि देखो जो बोल रहा है वैसे ही हम इंक्रीज कर रहे हैं, फिर इंक्रीज कर रहे हैं, दोबारा इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि दोनों बार फॉल्टी वेट यूज कर रहा है ना, ठीक है। तो वो चीज सॉल्व कर दी, लेकिन सक्सेसिव भी आप लगा सकते हो, तो 25.44। तो जब आप करने लगोगे ना तो इस चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी और सक्सेसिव भी समझने लगोगे। तो 12% डबल दिया तो आपको सारा समय याद आ जाएगा कि 12 12 24 होता है, 25.44 आंसर आएगा, सीधा ही लगा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्शन का क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन कंटेस्टेड बिटवीन 2 कैंडिडेट्स
15% ऑफ द टोटल वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, ठीक है, 15% वोटर्स ने कास्ट ही नहीं किया अपना वोट, 100 वोट्स गेट डिस्क्वालीफाइड, तो इनवैलिड वोट्स हो गए, तो डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। द कैंडिडेट जो जीत गया है वोन बाय इट सिक्योरिंग 45% ऑफ द टोटल वोट्स, जो टोटल वोट्स है ना उसके 45% ना जो जीता है उसको मिले हैं। एंड वोन बाय द मार्जिन ऑफ 400 वोट, तो 400 वोटों से जीत गया, जो जीता है उसको 400 वोट एक्स्ट्रा मिले हैं जो हारने वाले उसके कंपैरिजन में, ठीक है। बताना है टोटल वोटर्स कितने थे, ठीक है। 100x मान के चलते हैं टोटल वोट्स, टोटल वोटर्स, ठीक है। 15% ने कास्ट ही नहीं किया, डिड नॉट कास्ट, बचा कितना 85%, 85x बचा कास्टेड वोट्स। उसके बाद बोल रहा है जो जीत गया है उसको 45% ऑफ द टोटल वोट्स मिला है। मान लो ए जीत गया था, ए मान लेते हैं उसको, वो 45% ऑफ द टोटल वोट्स मिला है, तो 100x का 45% 45x होता है, ठीक है जी। ए को इतने वोट मिल गए, टोटल वोट्स इतने कास्ट हुए हैं, इनवैलिड भी तो हुए, या डिस्क्वालीफाइड लिखा हुआ है यहाँ पे, कितने हैं 100, तो वैलिड कितने हो जाएंगे 85x कास्ट किए गए, 100 डिस्क्वालीफाइड हो गए, तो उसमें से माइनस कर दो, वैलिड बच गए, ठीक है, वैलिड बच गए। ए को इतना मिला है, बी को कितना मिला होगा, वैलिड वोट्स में से ए को घटा दोगे तो बी के वोट्स बचेंगे, तो बी के कितने हो गए 40x माइनस 100, ठीक है जी। ये एक हो गया, ए के वोट पता चल गए, बी के वोट पता चल गए आपको। अब क्या बोल रहा है 400 वोटों से जीत गया ए, 45x माइनस 40x प्लस 100 इज इक्वल टू 400, ये समझ में आया। इसको ऐसे लिख देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, 45x ए में से बी को माइनस करोगे तो 400 हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा ना, साइन जब ब्रैकेट खुलता है तो अंदर के साइन इंटरचेंज हो जाते हैं, तो वही चीज मैंने लिखा है, ठीक है। 5x हो गया इज इक्वल टू 300, ये 100 उधर चला गया है, ठीक है। x की वैल्यू 60, टोटल कास्ट नंबर ऑफ वोटर्स पूछे थे 100x माना हमने, 100 इंटू एक्स यानी कि 100 इंटू 60 यानी कि 6000 वैल्यू आ गई आपकी, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। देखो ये वही केस है जो हमने पहले भी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन इस टाइप का ना, टोटल वोट्स तो आपको पता होना चाहिए, कास्टेड कितने हुए, इनवैलिड कितने हुए, वैलिड कितने हुए, ए को कितने मिले, बी को कितने मिले, कितने मार्जिन से जीता, ये सारे जो एलिमेंट्स है ना इस क्वेश्चन के, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, किसको किस में से माइनस करके किसको किस में प्लस करके आंसर आता है, ठीक है। वो नहीं पता होगा ना तो ये क्वेश्चन कितना भी घुमा लो आपका आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है द नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए, एक कंपनी है ए, 2019 में मैन्युफैक्चरिंग करती है वो 12,500 यूनिट्स की, ठीक है। 10,625 यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग करती है वो 2020 में, 10,625 की, ठीक है। वाइल इन कंपनी बी, एक और कंपनी है बी, तो वो जो है प्रोडक्शन गिर जाता है उसका 34,000 यूनिट से 30,600 यूनिट हो जाता है 2020 में। 2019 में वो करती है 34,000, 2020 में उसका हो जाता है 30,600, ठीक है। इफ x एंड y आर द परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एंड ए एंड बी, कितना डिक्रीज हुआ, ये x है, यहाँ पे y है, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, ध्यान रखना, बोल रहा है कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, तो x जब निकालोगे आप कितना परसेंट डिक्रीज हो गया, यहाँ पे देखो, इसको 11,000 मान लो, 1,500 हो गए, 1,500 और 3 1,800, 1875 हो गया यहाँ पे, 1875 अपॉन 12,500, ये हो गया परसेंटेज डिक्रीज ऑफ एक्स, यहाँ पे लिख लो इसको, ये एक्स का हो गया, रेशो निकालना है आपको एक्स और वाई का, ये परसेंटेज डिक्रीज एक्स का हो गया, वाई का देख लेते हैं अब कितना है, 31,000 मान लो, 3,400 हो गया, 3400 अपॉन 34,000 इंटू 100, रेशो है, काटा पीटी कर लोगे, ये इससे कट गया, ये तो देखो सीधा ही जा रहा है 10 पे, एक जीरो से ये जीरो कट गई, ठीक है। 25 पंजे 125, 50, 25 कितने पे जाएगा, 25 सत्ते 175, 25 पंजे 125, ठीक है। फिर से यार 25 दिया 75, 25 दूनी 50, ये 2 है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज टू वाई कितना आ जाएगा 3:2, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा।
सिर्फ कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, सारा डेटा ही दिया हुआ है। बस ये ध्यान रखने वाली बात है, एक्स और वाई जो है वो परसेंटेज डिक्रीज है। कभी आप नॉर्मल डिक्रीज कितना हुआ ना वैल्यू की टर्म्स में आप कैलकुलेट मत कर देना, बोल रहा है परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पीस ऑफ अ डायमंड वेरीज विद द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, द डायमंड ऑफ इतने वैल्यू का है, कट किया है 3 पीस में, उनका वेट्स दिया हुआ है आपको 3:2:1। बोल रहा है कटिंग में कितना लॉस इन्वॉल्व हुआ है ये बता दो आपको। देखो इस रेशो में कट किया है, टोटल वेट तो इसी के बराबर होगा। रेशो क्या है कट करने का 3:2:1। यूनिट की टर्म्स में बात कर रहे हैं, उसका वेट कितना होगा 3 2 5 और 1 6, 6 ही तो होगा। उसको ब्रेक करके 3:2:1 लिख दिया ना, एक 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक 2 पार्ट में और एक पार्ट में, लेकिन उनका कंबाइंड वेट तो 6 ही होगा ना। ठीक है 6 होगा, सपोज x मान के कर लो आप इसको। ठीक है, फिर वो बोल रहा है जो कॉस्ट प्राइस है ना उसका वो वेरी कर रहा है स्क्वायर ऑफ इट्स वेट के। पहले उसका वेट था 6x इनिशियल, देखो क्या था इनिशियल, बोल रहा है उसका वेट 6x था, तो उसकी प्राइसिंग कैसे वेरी कर रही है इसके स्क्वायर के। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 36x स्क्वायर। ठीक है ना, वैल्यू कितनी है उसकी 6084। सही है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 6084/36। कितना हो गया 6×6 = 36, 10, 6 कम 6 6 चौक 24, 6 से फिर काट दोगे 6 कम 6 4 0 6 6 36 6 9 54। एक्स की वैल्यू आ गई 13। ठीक है भाई, स्क्वायर है 169, 169 13 का स्क्वायर ही तो होता है। फिर बोल रहा है कटने के बाद भी तो वो सेम ही चीज बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है उसका कॉस्ट जो है वो स्क्वायर ऑफ इट्स वेट के वेरी कर रही है। तो इनका स्क्वायर करोगे जब आप, ये 9 वैल्यू देगा, ये 4 और ये 1। ठीक है, तो कितना हो गया आप वेट 9 और 4 13 और 1 14। ठीक है, ये उसका वेट हो गया। ठीक है, अब इसके स्क्वायर के वेट के वेरी तो कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि कितना हो जाएगा ये, अब देखो कितना दे रहा है ये 9 और 4 13 और 1 14। अब पहले वेट था 6, ठीक है, अब वेट हो गया है 14। ठीक है, स्क्वायर इसका कर दिया है पहली तो 14x हो गया है। ठीक है, स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा और एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ पे देखो एक्स की टर्म्स में लिया था ना, तो एक्स एक्स लिख लो आप, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 14x स्क्वायर। देखो अब इनिशियल वेट था 36x स्क्वायर, अब वेट हो गया है 14x स्क्वायर। कितने का लॉस हो गया उसको ये आपको पता लगाना है भाई। 14 में से इसमें 36 में से 14 चल जाओगे तो 22 बचेंगे। 22x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 6084। सही है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये थी आपकी 169। ठीक है, आपसे पूछा है 22x स्क्वायर, 22x स्क्वायर लॉस है ना, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दो बेशक से। दोबारा बोलता हूं, पहले उसका वेट के अकॉर्डिंग कॉस्टिंग निकल रही थी 36x स्क्वायर निकल के आया था। ठीक है, अब निकल रहा है 14x स्क्वायर। पूछ रहा है लॉस कितना इन्वॉल्व है उसके अंदर। 22x स्क्वायर का लॉस तो लॉस हो गया, 22 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 169, ये उसका टोटल लॉस है। इस लॉस को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो। लास्ट में क्या आ रहा है 8 8 आ रहा है। ठीक है, 9 दूनी 18 ना, यूनिट प्लेस देख रहे थे, यूनिट प्लेस 3 में मैच कर रही है तो मल्टीप्लाई कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 22 से मल्टीप्लाई 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 1 13, 2 कम 2 और 1 3 3 3 8 8 8 और 3 11, 3 और 3 6 और 1 7, 3718 आपका आंसर आ जाएगा ना। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। दोबारा रिपीट करता हूं, वो बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ अ पीस ऑफ अ डायमंड वेरीज विद द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, स्क्वायर के वेरी कर रहा है वो। उसकी कॉस्ट दी हुई है आपको 6084, उसको कट किया गया 3 पीसेज में जिनका वेट दिया हुआ है आपको रेशो में 3:1। पूछ रहा है कटिंग में लॉस इन्वॉल्व कितना हुआ है। जब उसको कट किया गया तो जो उसका इनिशियल वेट था वो सिंगल जब डायमंड था, कट करने के बाद भी वेट तो उतना ही होगा ना। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, वो पार्ट का वेट कितना भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ रहा है अभी। अभी मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, अगर वो 10 किलो का था उसने कुछ बड़ा हिस्सा कर दिया कुछ छोटा हिस्सा कर दिया। मान लो 10 किलो के उसने एक 5 किलो का हिस्सा कर दिया, एक 3 किलो का हिस्सा कर दिया, एक 2 किलो का हिस्सा कर दिया, तो उसका टोटल वेट तो 10 ही रहा ना। ठीक है, यही चीज हम कर रहे हैं। तो जहाँ पे जो रेशो दिया हुआ है वेट का बाद में तोड़ने के बाद, वो उसका टोटल वेट ही तो होगा। 3 2 5 और 1 6 6x। ठीक है ना, तो बाद में क्या बोल रहा है कॉस्ट वेरी कैसे कर रहा है, उसके वेट के स्क्वायर के वेरी कर रहा है। जब उसका वेट 6x है तो उसका स्क्वायर कितना होगा 36x स्क्वायर।
36x² की वैल्यू कितनी दी हुई है 6084। यहाँ से आपको x² की वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है जब कटिंग किया गया तो उसका कॉस्ट भी तो उसके स्क्वायर के वेरी करेगा। अब देखो कितना वेरी कर रहा है भाई, 3x को 9x² हो गया, 2x का 4x² हो गया, x का x² हो गया, टोटल कितना हुआ यहाँ पे वेट 14x² हो गया। भाई पहले तो 36x² के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा था ना, अब 14x² के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। लॉस हुआ ना यहाँ पे, कितने का लॉस हुआ 22x² का लॉस हुआ। x² की वैल्यू आपने निकाली थी 22 × 169 आपका आंसर आ जाएगा, 3718 आपका आंसर है। ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। रिपीट भी कर दिया मैंने, दोबारा से देख लेना अगर नहीं समझ में आए कि ये जो वेरिएशन है दे रखा है ना कॉस्ट का, वो समझने वाली बात है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉपुलेशन की बात कर रहा है यहाँ पे। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 12%, ठीक है। नेक्स्ट ईयर ड्यू टू सम कॉन्टेजियस डिजीज इट डिक्रीज बाय 8%, ठीक है। देखो 12% कितना होता है, 3/25 लिख सकते हो। 25 था 28 हो गया, इंक्रीज हुआ ना पहले, तो पहले साल, ठीक है। फिर बोल रहा है 8% से डिक्रीज हो गया। 8% क्या होता है, 25 से 23 हो गया। भाई डिक्रीज हुआ है ना, 2 डिक्रीज हुआ है, 25 से 23 हो गया। कैसे करते हैं इसको, यहाँ पे सेम लिख लो, यहाँ पे सेम लिख लो। 625 किसका पूछा है, किससे, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, इसकी वैल्यू पूछी है। और एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर द पॉपुलेशन ऑफ इतना, इसकी वैल्यू दी हुई है आपको। सेकंड ईयर के लास्ट में यही तो है, ये फर्स्ट ईयर के लास्ट में है, ये सेकंड ईयर के लास्ट में, ये शुरुआत में बिगिनिंग में, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करोगे आप कितना आ जाएगा, 8 × 24 2, 3 दूनी 6, 7 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5, 8 × 14 644 आ गया यहाँ पे, ठीक है। 644 आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 644 की वैल्यू दी हुई है 64400। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64400 अपॉन 644, आपको निकालनी कितने की है 625 की वैल्यू निकालनी है, पूछा ना बिगिनिंग में कितना था, ये देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये इससे कट जाएगा तो आ जाएगा 62500, आपका आंसर हो जाएगा 62500। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है इंक्रीमेंट का। जैसे अगर आप प्रॉफिट लॉस पढ़ाया मैंने, प्रॉफिट लॉस में एक बार इंक्रीज होता है, एक बार डिक्रीज होता है, कॉस्ट प्राइस इंक्रीज कर रहा है, अगर डिक्रीज कर रहा है सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट दे रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज का ही केस है बस। यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है। अगर आपको वहाँ वो सब चीज़ समझ में आएगी तो यहाँ पे भी ये चीज़ समझ में आई होगी आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है अ ट्रेडर हैज वेइंग बैलेंस दैट शोज 1300 ग्राम फॉर अ केजी, ठीक है। 1 किलो की जगह वो 1300 ग्राम दिखाता है उसका वेट। ही फर्दर मार्क्स अप इज कॉस्ट प्राइस बाय 15%, 15% से और मार्कअप कर देता है उसका। देखो 1000 ग्राम को पहले ही वो 1300 ग्राम दिखाता है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है मार्कअप और कर दिया इसने इसको 15% से। 1300 का 15% कितना होता है, 15 × 45, 4 15 15 16, ठीक है। 165 से और मार्कअप कर दिया इसको तो कितना हो गया 1465 हो गया। सही लिखा है, 15% कितना हो गया 15 × 45, 4 15 15 4 19, 165 नहीं 195 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर 1495 होगा। ये मार्कअप और कर दिया, पूछ रहा है नेट पर प्रॉफिट परसेंटेज कितना, इनिशियल वैल्यू तो इतनी थी, लास्ट में मार्कअप करके इतना हो गया, कितना बढ़ गया है 49.49495 बढ़ गया है। कितने पे बढ़ा है 1000 पे बढ़ा है। परसेंटेज निकालोगे इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, 49.5% आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, ठीक है। इंक्रीमेंट ही कर रहा है यहाँ पे भी, देखो बोल रहा है 1000 की जगह वो 1300 ग्राम दिखाता है उसको, तो 1000 की जगह 1300 ग्राम तो पहले ही हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और मार्कअप कर रहा है, मार्कअप तो इसी पे करेगा ना भाई, क्योंकि उसने वो 1000 की चीज 1300 ग्राम पे बेच दी है, 1000 की वैल्यू 1300 हो चुकी है, उसके बाद और मार्कअप करा तो इसी पे तो मार्कअप करेगा, इस पे मार्कअप थोड़ी ना करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। अ कैन ऑफ वाटर एंड मिल्क मिक्सचर कंटेन 60% मिल्क, a part of this mixture is replaced by another mixture containing 50% milk and the percentage of milk was found to be 52%. The quantity of mixture replaced पूछ रहा है। क्या बोल रहा है, कैन में दूध और पानी का मिक्सचर था जिसमें दूध की जो कंसेंट्रेशन है ना वो 60% थी, उसके बाद उसमें से कुछ हिस्सा निकाल लिया गया और उतना ही हिस्सा रिप्लेस कर दिया गया दूसरे मिक्सचर से जिसमें कंसेंट्रेशन जो मिल्क की है ना वो 50% थी, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मिली ना उसे वो 52% मिली।
मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, आपको बताया था कैसे करते हैं। जब दो को मिक्स करते हैं, ये दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन दी है, रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन अगर दी है ये बीच में आ जाएगी, डिफरेंस करोगे यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 1:4 में रेशो हो गया, यानी कि इस अमाउंट में मिलाए गए, इस रेशो में मिलाए गए थे। ये तो वही चीज़ है ना जो ऐड की गई, देखो ये वाली जो कॉन्सेंट्रेशन है ये ऐड की गई है, तो इतना अमाउंट ऐड किया होगा, तो इतना ही अमाउंट निकाला गया होगा, निकाला गया अमाउंट इतना, ठीक है। टोटल कितना है भाई, इन दोनों को मिला लो 5, 4/5 मिक्सचर रिप्लेस किया, यानी कि ऑप्शन सी आंसर है। समझ में आया यहाँ पे क्या लिखा है 4/5 मैंने, भाई जितना सेकंड जो मिक्सचर है मिलाया है वही तो पहले निकाला गया होगा, तो 4 पार्ट निकाले गए होंगे, ठीक है। टोटल कितने पार्ट है, टोटल तो हमेशा उतने ही रहेंगे, पहले जितने थे और बाद में इतने थे, बदल थोड़ी ना जाएंगे, क्योंकि जितना निकाल रहे हैं उतना ही डाल रहे हैं। तो दोनों का सम कितना है 5, तो टोटल कितना हो गया 5, निकाले कितने थे 4, तो 4/5 पार्ट निकाला था और 4/5 पार्ट दोबारा डाल दिया था, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ये वाली चीज समझा चुके हैं पहले भी, मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट। तो तीनों चीजें दी हुई हैं आपको, तीनों चीज करके बस रेशियो निकालना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है दामिनी परचेज एन आइटम कॉस्टिंग 7500 रुपए एंड पेड 3500 रुपए एज अ डाउन पेमेंट, ठीक है। 7500 रुपए का उसने कोई आइटम खरीदा, उसने 3500 रुपए डाउन पेमेंट दे दी उसकी। इफ द सिंपल इंटरेस्ट चार्ज ऑन द रिमेनिंग अमाउंट इज 9%, जो अमाउंट बच गया ना उस पर उसने क्या किया है 9% पर एनम से सिंपल इंटरेस्ट पे किया है। दामिनी ने क्लियर कर दिए हैं अपने ड्यूज 4 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। पूछ रहा है हाउ मच डिड दामिनी पे आफ्टर 4 मंथ एज अ इंटरेस्ट, उसने इंटरेस्ट कितना पे किया है 4 महीने के अंदर अंदर। देखो 7500 अमाउंट था, ठीक है। डाउन पेमेंट कितनी दे दी 3500, बचा कितना 4000, ठीक है। 4000 पे उसने 9% का इंटरेस्ट रेट दिया है, 4000 पे 9% का इंटरेस्ट रेट 12 महीने के लिए कितना होगा भाई, ये 1 साल का हो गया। अगर मेरे को 4 का निकालना है, मैं आपको बताता हूँ दोबारा से, ये 12 महीने का है, ठीक है। अभी 12 का निकाल रहे हैं हम, 2 0 से 2 0 कट गया, 9 चौक 36, 12 का है तो 1 साल लिखते हैं यहाँ पे, मैंने मंथ्स में लिख दिया था वो। तो 360 रुपए दे रहा है वो 1 साल में, मतलब दामिनी 360 रुपए देगी 1 साल में, लेकिन उसने तो 4 महीने में ही क्लियर कर दी। तो 4 महीने में कितने इंटरेस्ट दे रही होगी, जब उसने 1 साल का इंटरेस्ट 360 रुपए है, ये 12 महीने का इंटरेस्ट है, तो 4 महीने का इंटरेस्ट कितना हुआ 4 दिया 12 120, यानी कि इंटरेस्ट होगा उसका 120। आया समझ में भाई, 360 रुपए वो 1 साल में पे करेगी, तो पूछ रहा है 4 महीने में कितना पे करेगी, सिंपल सी चीज तो पूछ रहा है, कोई मुश्किल थोड़ी ना पूछ रहा है, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि डाउन पेमेंट उसमें से इनिशियल अमाउंट में से माइनस हो जाएगी, तो जो अमाउंट बचेगा ना उस पर इंटरेस्ट रेट लगेगा, ठीक है। ये चीज़ है समझने वाली इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। बोल रहा है 6 आदमी और 8 वुमेन एक काम करते हैं 10 दिन में, फिर बोल रहा है 26 आदमी 48 वुमेन काम करते हैं वही सेम काम 2 दिन में। पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा 15 आदमी और 20 वुमेन उस सेम काम को करने में कितना टाइम लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, पहले करवा भी चुके हैं। एफिशिएंसी और टाइम का है, M1 D1 W1 जो चीज़ आपको बताई थी वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। एफिशिएंसी से को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वर्क आ जाता है, वहां पे भी टोटल वर्क और वर्क दोनों जगह सेम है तो इक्वल रख सकते हैं, तो यहाँ पे हमें ना एफिशिएंसी मिल जाएगी। देखो कैसे, 6 आदमी है उनकी एफिशिएंसी M ही मान लेते हैं, 8 वुमेन उनकी एफिशिएंसी W ही मान लेते हैं। कितने दिन में काम कर लेती है 10 दिन में, काम तो सेम हुआ है, यहाँ दूसरे केस में भी सेम काम हो रहा है तो दोनों इक्वल होगा। 48 वुमेन कितने दिन में काम करते हैं 2 दिन में काम कर लेते हैं, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। इक्वल है तो इक्वेट कर दो, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी यहाँ से। देखो काटो 5 6 पंजे 30 मैन, 8 5 40 वुमेन इज इक्वल टू 26 मैन प्लस 48 वुमेन, ये उधर जाएगा ये इधर आएगा, 4 मैन इज इक्वल टू 48 वुमेन बचेगा वहाँ पे। मैन बाय वुमेन का रेशो कितना आ गया 2/1, ये उनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया है, क्योंकि यही हमने एफिशिएंसी मानी थी ना, ये तो नंबर है उनके कितने आदमी हैं, ये हमने एफिशिएंसी मान ली कि 6 आदमी कितना काम करते हैं नहीं पता, M काम करते हैं हमने ये मान लिया। तो M और W की एफिशिएंसी का रेशो कितना आ गया 2:1 आ गया। अब पूछ रहा है, अब टोटल काम तो निकालना पड़ेगा, टोटल काम कहाँ से निकालेंगे, इस वाली इक्वेशन से निकाल लेते हैं, ये टोटल काम है। लेकिन जब जो चीज़ पूछी है वो भी तो टोटल काम वही है, तो उसको भी इसके इक्वल रख देते हैं। 15 मैन प्लस 20 वुमेन कितने दिन में काम करेंगे ये नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी रखने के बाद लोग बढ़ा दिए ना, तो कितने दिन में काम करें सेम होना चाहिए, लेकिन डी निकालना है यहाँ पे हमें, तो डी रख लेंगे। मैन की एफिशिएंसी 2 है, 6 दूनी 12,
वुमेन की एफिशिएंसी 8 है, 8 ही रख देंगे। 10 15, मैन की एफिशिएंसी 2 है तो ये 30 हो गया, वुमेन की एफिशिएंसी 1 है तो ये 20 हो गया, इंटू डी। 12 8 20, 20 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा 50, इंटू डी। ये कितना हुआ 200, 4 पे चला जाएगा। यानी कितने दिन में काम करेगा, 4 दिन में काम करेगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, एफिशिएंसी का ही गेम पहले बता चुके हैं। ये वाला फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो दोबारा लिख लो, M1D1/W1 इज इक्वल टू M2D2/W2। अब इसमें नंबर ऑफ आवर्स होती है तो इंटू H2 हो जाता है, लेकिन वर्क नीचे ही रहता है बस। ठीक है, वही सेम चीज़ की है हमने यहाँ पे भी, इससे एफिशिएंसी निकाल ली, एफिशिएंसी से हमने कंपेयर कर दिया, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है इन अ ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC कट्स द साइड BC एट D। बना लेते हैं एक ट्रायंगल ABC, द बाइसेक्टर ऑफ BAC का इस एंगल का बाइसेक्टर BC को D पे कट करता है। ठीक है, AB की वैल्यू दी हुई है 10, AC की वैल्यू दी हुई है 14, पूछा है BD और DC। यहाँ पे एक रिलेशन मैं आपको बताता हूँ इनका, कि आपको नोट भी होना चाहिए। AB/AC इज इक्वल टू BD/DC होता है। कंडीशन क्या है, D जो पॉइंट है वो एंगल बाइसेक्टर से बनना चाहिए, जो अपोजिट वर्टेक्स है उसका। यानी कि ए का एंगल बाइसेक्टर होगा ना, और जो जिस पॉइंट पे जाके मिलेगा बी पे वो डी होना चाहिए, ऐसी कोई लाइन नहीं होना चाहिए। एंगल बाइसेक्टर का केस इंपॉर्टेंट है, एंगल बाइसेक्टर होगा तो ही ये रेशियो काम करेगा। ए बी बाई बी सी क्या है अब आपका 10/14, बी डी बाई डी सी तो पूछा ही है आपको, बी डी बाई बी सी पूछा हुआ है, बी डी बाई बी सी, यानी कि ये और ये, कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। बी डी बाई डी सी निकल जाएगा तो भी निकल जाएगा। कितना हो गया 5/7 हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है आपसे बी डी की वैल्यू क्या है 5, इसकी 7। ठीक है, आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है, बी डी बाई डी सी होगा यहाँ पे। हाँ तभी आएगा क्योंकि ऑप्शन में ना मैच ही नहीं कर रहा है कहीं पे भी। 5:7 आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये आपके नोटबुक में लिखा होना चाहिए। ठीक है, एक चीज और मैं बता देता हूँ, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री के लिए ना, क्योंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है तो एक ना डेडिकेटेड क्लास रख लेंगे, एक में तो खत्म भी नहीं होगा खैर, लेकिन क्या होगा ना, ऐसी क्लासेस रखेंगे जैसे किसी ट्रायंगल में ना मैं इन सेंटर, सेंटर, सरकम सर्कल, इन रेडियस, इन सारी चीज़ों को समझा दूंगा। एक क्लास रख लेंगे सर्कल के ऊपर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सर्कल की जो प्रॉपर्टीज होती है, टेंजेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें समझा दूंगा। तो इस तरह से क्लासेस को ना मैं सोच रहा हूँ डिवाइड कर दूं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आएगा ना तो आपका सही से ना फ्लो बन नहीं पाएगा ज्योमेट्री में, क्योंकि बहुत वास्ट है ना, कभी कुछ थ्योरम पूछ लेता है, कभी कुछ थ्योरम पूछ लेता है, तो बहुत सारी थ्योरम ना ऐसे कवर नहीं होंगी, एक एक करके तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो डेडिकेटेड क्लास रख लेंगे ज्योमेट्री की, जिससे कि ज्योमेट्री जल्दी कवर हो जाए। ठीक है, सेम चीज करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री के साथ एक बार और, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ना क्वेश्चन के टाइप्स अलग अलग हो जाते हैं, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ना एक बार आप देख लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, कॉन्सेप्ट सेम ही लगते हैं, कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है, वही 2-4 कॉन्सेप्ट है जो अभी सीजीएल में पूछे जाते हैं, वही हॉट टॉपिक्स होते हैं उसके। लेकिन क्या है, क्वेश्चन की वैरायटी बदल देता है ना, तो आपको लगेगा कि अरे नया क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन चीज़ें वही पुरानी है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं उसके एक्स्ट्रा करा दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए इन 2 चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बोल रहा है द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 5 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3.5, हाइट कितनी दी हुई है 3.5, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस बोल रहा है 5 टाइम्स है, 3.5 का 5 टाइम्स करोगे 5×5 = 25, 2 5 × 15 16 17, 17.5 उसका रेडियस हो गया। ठीक है, फिर बोल रहा है वॉल्यूम फाइंड करना है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr² h 22/7 इंटू r² की वैल्यू कितनी है 17.5 इंटू 17.5, h की वैल्यू कितनी है 3.5, 7 से कट कर दोगे 0.5 हो गया, 3 डेसिमल हटा लो,
1 2 3, ठीक है, काटोगे 200 हो जाएगा, फिर से काट लो 5 से, या 2 से काटना चाहते हो 2 से काट लो 11, ये 100 हो जाएगा। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 11 से मल्टीप्लाई करो और डेसिमल लगा देना, आपका आंसर है। ये कैलकुलेशन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। 175 इंटू 175 इंटू 11 डिवाइड बाई 100, आंसर टिक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन पार्ट है, देखते हैं कैलकुलेशन कितनी जल्दी करते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये बोल रहा है ये निकालना है। इस तरह का कोई कन्वर्जन तो मैंने अभी तक कराया नहीं है, मैंने तो बेसिक चीज़ें कराई है कि साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, कॉस का सेक का कोसेक, और ये सब चीज़ें आपस में कैसे कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में रिलेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस का, हाइपोटेनस और बेस का, इन सब का रिलेशन समझाया, और तो ज़्यादा कुछ समझाया नहीं है, लेकिन उन्हीं से करने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ में हर ट्रिक एक बार देखो ना, कभी कुछ चीज़ें ना बेसिक तरीके से सॉल्व होती हैं, करने वाला होना चाहिए बस। कॉट एक्स का पता है आपको क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। टेन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, 3/2, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेके, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स। दो फॉर्मूले लिखवा देता हूँ यहाँ पे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x के इक्वल होता है। साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये दो फॉर्मूले याद रखना, बस यही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं इसमें। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, कॉस 2x लिख सकते हो, कॉस एक्स साइन एक्स। देखो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 3/2 ही चल रहा है इक्वल में। ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा है 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 एज इट इज है ऊपर, कॉस 2x नीचे हो जाएगा साइन 2x इज इक्वल टू 3/2। कॉस 2x बाई साइन 2x को क्या लिख सकते हो, कॉट 2x लिख सकते हो। क्या हो जाएगा, 3, इस 2 को नीचे ले आओ 4। अब बनाओ ट्रायंगल, कॉट की वैल्यू आ तो गई, इस एंगल को ये थीटा लिखाओ, 2 थीटा लिखाओ, 4 थीटा लिखाओ, क्या फर्क पड़ता है, हम तो 2x मान लेते हैं, ठीक है। 3/4, कॉट एक्स क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 3 और 4, 3 और 4 है तो ये कितना आ जाएगा 5, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है। ट्रायंगल में तीनों चीजें मिल गई। अब ये क्या दे रहा है, अब देखो 2x की वैल्यू है हमारे पास, x की वैल्यू नहीं है, तो इसको भी 2x में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। सेम चीज यहाँ पे भी कर लेते हैं, cos x बाय साइन एक्स प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, यहाँ पे वो कितना होता है 1 होता है, cos x साइन एक्स, ये आइडेंटिटी है तो ये आइडेंटिटी लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है, ये चल रहा है ऐसे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको भी ऊपर नीचे, भाई फॉर्मूला बनाना है, 2 अपॉन ये कितना हो जाएगा साइन 2x, 2 अपॉन साइन 2x को क्या लिख सकते हो, या तो इसको ऐसे इट इज रहने दो, या अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो 2 cos cosec 2x भी लिख सकते हो। 2 cosec 2x क्या होता है, cosec होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cosec होता है उसका उल्टा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 5/4, 2 से ये कट गया, आंसर कितना आ गया 5/2। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया, समझ में आया। और भी इसमें बहुत सारे तरीके लग सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने वो तरीका सिखाया है जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, ये बताने के लिए कि हर क्वेश्चन में ज़्यादा अलग अलग कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, सिंपल चीज़ से भी करोगे ना वो भी हो जाएगा। अब देखो ये सब एलसीएम करना, ये सब करना, आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत लंबा हो गया, पेपर में थोड़ा ये सब ना ओरली होता है, याद रखना। आज पहली बार कर रहे हो ना तो मेरे को पहली बार करके दिखाना पड़ रहा है, लेकिन मैं जब बाद में बोलूंगा ना ये कोस बाय साइन है, ये साइन बाय कोस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बाय कोस एक्स साइन एक्स आएगा, ये सीधा ओरली बोला जाता है। जब आप पेपर में बैठते हो ना तो ओरली बोल के माइंड में करते हो ये सब चीजें। ये लाइन लिखोगे सीधा आप कि 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं, फिर ये लाइन आ जाएगी 1 2 और फिर यहाँ पे 3 4, 4 लाइन लिखनी है, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो कुछ चीजें ना बेसिक चीजों पे भी रिलाय करो, हर चीज को ना ट्रिक में मत घुसाओ, हर चीज को अलग अलग फॉर्मूले में मत घुसाओ, इस तरह की चीजें कर करके ना और कॉम्प्लेक्स कर लेते हो, फिर कहते हो मैथ्स तो बहुत बड़ी हो रखी है, मैथ्स में तो बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं, ऐसी चीजें आने लग जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है जी, सेम सेम सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन देखते हैं सेम सेम है या नहीं है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा अलग लग रहा है तो समझाते हैं। क्या बोल रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू दी है 4/5, पूछा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू।
ऐसा नहीं लग रहा आपको a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है और a माइनस बी, या a माइनस बी की वैल्यू दी है, a प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है। चलो देखते हैं, ऐसा कुछ करें, अलजेब्रा से रिलेट हो रहा है आपका, थोड़ा सा करके देख लेते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायर करो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा 16/25। जो निकालना है उसका स्क्वायर करना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, मान लो इसको x मान रखा है हमने, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये दो इक्वेशन नहीं दिख रही, चलो इन दो इक्वेशन को क्या करते हैं, साथ में रखते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। दो इक्वेशन को प्लस कर दें, ये माइनस का ये प्लस का, ये तो कट जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1 + 1 2 हो गया, 16/25 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, 2 माइनस 16/25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 25 दूनी 50, 50 में से 16 गया, कितना बचेगा 36, 36 कर रहा हूँ 34/25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी √34, 25 रूट से 12 के 5 बन जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 34/5, इसी को माना था एक्स, एक्स की वैल्यू ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। कुछ करना ही नहीं है, बेसिक से मल्टीप्लाई इधर उधर कर दो बस। आपको ये समझ में आना चाहिए प्लस में कैसे कन्वर्ट होगा, माइनस में कैसे कन्वर्ट होगा, क्या कट जाएगा उससे, है ना। या आपको ये समझ में आना चाहिए कि साइन की टर्म को कॉस की टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, वो भी तो क्या नाम है स्क्वायर करके ही होगा, क्योंकि आइडेंटिटी आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, स्क्वायर की टर्म्स में ही चल रहा है ना, तो या स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, तब आप साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। या तो एक टर्म में कन्वर्ट करके या तो आप ट्रायंगल बना लोगे, क्योंकि परपेंडिकुलर मिल जाएगा आपको, बेस मिल जाएगा, हाइपोटेनस मिल जाएगा। लेकिन दो जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो आप नहीं बना सकते ट्रायंगल, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। हमने क्या किया, इसको एक्स के इक्वल मान लिया, हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही हटा दिए, ठीक है ना, तो सीधा एक्स की वैल्यू निकाल ली। लेकिन आप ये भी कर सकते हो, इस या तो साइन को कॉस की टर्म में कन्वर्ट कर लो या कॉस को साइन की टर्म में कन्वर्ट करो, तो भी आंसर आ जाएगा। क्या लेंथी पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा वो डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी कैलकुलेट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है। तो जो निकालना है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, x² / yz प्लस y² / zx प्लस z² / xy, ये निकालना है। एलसीएम ले लेते हैं एक्स वाई जेड, भाई सारी चीज़ों को कॉमन एक्स वाई जेड ही आ रहा है, वाई जेड चला गया, ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x² से एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x³ बन गया, ये y³ बन गया प्लस z³ बन गया। इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये जब जीरो होता है, ये याद है बताया था, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c डैश 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 होता है। जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो होती है तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी, 3abc इधर आ जाएगा, एक्स वाई जेड लिख लो यहाँ पे, 3xyz इधर आ जाएगा, तो यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड जब जीरो होता है तो x³ प्लस y³ प्लस z³ किसके इक्वल होता है 3xyz के इक्वल होता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 3xyz अपॉन क्या है xyz से xyz कट गया, बचा कितना 3, ऑप्शन नहीं आपका सही आंसर हो जाएगा। अभी मैंने इतना लिखा है, अगर आपको सारा ये याद हो ना कि जीरो पे 3abc में कन्वर्ट हो जाता है या 3xyz लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है एलसीएम लेके ऊपर x³ प्लस y³ प्लस z³ बनेगा। लेकिन जब आप स्लो होते हो ना, शुरुआत में सीख रहे होते हैं कॉन्सेप्ट, तो आपको सीखने पे ध्यान देना होता है, स्पीड पे ध्यान नहीं देना होता। अगर मेरे को भी ये क्वेश्चन करने हो ना तो मैं सारी चीज़ें स्किप करके ना डायरेक्ट ये लिख दूँ, फिर आप कहोगे सर आया कैसे, एलसीएम क्या लिया, क्यों आया, ये क्यूब कैसे बन गया, स्क्वायर का क्यूब कैसे बन गया, फिर इसकी ये कैसे बन गया। लेकिन क्या है वो चीज़ें दिमाग में चल रही होती है, इस टर्म की वैल्यू इसके इक्विवेलेंट है, और वो इक्विवेलेंट कैसे पता चलता है जब आपको ये सारी चीज़ें याद होती हैं थोड़ी सी, क्योंकि एडवांस मैथ्स में ना आपको फॉर्मूला बेस्ड याद होनी चाहिए, इनका कन्वर्जन एक दूसरे में याद होना चाहिए। कर तो बेसिक तरीके से भी दोगे, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाएगी ना कि आप जब ये नहीं समझ पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन कितना लेंदी हो जा रहा है। वो चीज़ डेवलप करने के लिए ना पहले आपको सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगाने पे क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा और कौन सा कॉन्सेप्ट ना लगाने पे क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थे आज के क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, थोड़े से लेंदी भी थे, थोड़े से कैलकुलेटिव भी थे,
थोड़े से अलग भी थे, ठीक है, लेकिन ये था थोड़ा सा दिमाग हिलता है कुछ कुछ क्वेश्चंस में ना, तो वो चीज़ देखना है कि आप शफल कैसे करोगे। जब 25 क्वेश्चन आते हैं ना, तो ऐसे बीच बीच में क्वेश्चन आएंगे लेंदी, जो आपको देख के लगेगा अरे ये तो बहुत लंबा हो रहा है, एक बार ट्राई भी करोगे फंस जाओगे, आंसर नहीं निकलेगा, फिर थोड़ा सा प्रेशर बन जाएगा, अरे टाइम निकल गया। तो इस तरह की चीज़ें इसलिए डाली जा रही है बीच में कि आपका थोड़ा सा दिमाग पे ना प्रेशर बढ़े। और मेंस के लिए मैंने बता दिया है कि अगर सीजीएल मेंस डिस्कस करना है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना आप कि जो बच्चे सीजीएल मेंस का पेपर डिस्कशन चाहते हैं, तो जब आंसर की आएगी तो एक बार मैं डिस्कस करके सारा पेपर डाल दूंगा कि किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए था। बेस्ट अप्रोच तो मैं मतलब डालूंगा नहीं, इस तरीके से कर लो तो 15 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, ऐसे तो मैं करता नहीं हूँ, ना मेरा समझाने का स्टाइल है उस तरह का, ठीक है। मैं तो उस तरीके से समझा सकता हूँ कि क्या बेसिक चीज़ें जो आप यूज़ करते विदाउट ट्रिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने पे जिनका फोकस होता, वो बच्चे इन पेपर को कैसे सॉल्व करते, ठीक है ना। सारी चीज़ें हवा में उड़ाने से जो चलता है ना आजकल, हवा में उड़ा दो ये क्वेश्चन, हवा में उड़ा दो, तो वो वाली चीज़ें तो करना नहीं है। देखते हैं कि इतना बेसिक तरीके से पेपर सॉल्व हो पाता है। कभी कभी पेपर को भी थोड़ी इज्जत दे लेनी चाहिए ना, नहीं तो वो भी इज्जत, एसएससी भी आपको इज्जत नहीं देती, गड़बड़ हो जाता है फिर, है ना। तो ध्यान रखना है कि मैं जो सिखा रहा हूँ वो तरीके हैं कि आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसे लेके आओगे अपने अंदर, मैथ्स को देखने का नज़रिया कैसे बदलोगे, टाइप वाइज हटा के, ये जो टाइप वाइज चलता है ना, उसको हटा के मैथ्स को मैथ्स की तरह देखो, ठीक है ना। चैप्टर 1 चैप्टर 2 या चैप्टर 1 के अंदर भी सब डिवीजन करके ये टाइप 1 टाइप 2 करके मत देखो चैप्टर को, चैप्टर को एज अ होल देखना शुरू करो कि हाँ अलजेब्रा का क्वेश्चन है तो अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, या परसेंटेज के क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं है परसेंटेज में अगर कभी वो बात करता है प्रॉफिट लॉस के परसेंटेज की तो आप अलग तरीके से देखने लग जाते हो, वो बात करता है कभी फॉल्टी वेट्स की तो आप अलग देखने लग जाते हो, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की बात करता है तो आप अलग तरीके से देखने लग जाते हो। अरे चीज़ तो वही बोल रहा है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, इतने से बढ़ा लो इतने से घटा लो, यही सब चीज़ें तो बोल रहा है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ों पे ध्यान रखोगे तो पेपर आसानी से सॉल्व होगा, और आंसर की आई थिंक 25-26 तक आ जाएगी तो ठीक है। उसके बाद 1-2 दिन का टाइम लेके ठीक से मैं आपको समझा दूंगा, एक दिन का तो टाइम वीडियो बनाने में, अपलोडिंग में और इन सब में लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो फिर देखते हैं कि अगर आपको लगे कि हाँ इस तरीके से पढ़ने में आपको फ़ायदा हो रहा है, देखते हैं। और क्या नाम है, हमने 10-12 क्लासेस कराई हैं, क्या उनमें से भी क्वेश्चन कुछ आ रहा है, क्या क्या 10-15 क्लासेस में भी हम सीजीएल कुछ क्वेश्चन कर पा रहे हैं उन तरीके जो सीखे हमने। तो अगर आपको लगता है कि हाँ सीखे हैं तो आप ये वाली सीरीज़ कंटिन्यू करना, तो थोड़ा जल्दी मैथ्स का सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। बाद में मिसलेनियस तो मैं कराऊंगा ही, कुछ चीज़ें होती हैं किसी टॉपिक में मैं नहीं डाल सकता, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही यूनिक से होते हैं, तो किसी चैप्टर के अंडर में डाल के भी कोई फ़ायदा नहीं होता, वो एकदम से निकल जाएगा फिर आपको याद नहीं आएगा। मिसलेनियस चीज़ें कराऊंगा लास्ट में, ठीक है, जो छोटी छोटी चीज़ें होंगी, तो वो बाद में पूरा कोर्स ख़त्म करने के टाइम पे ना ऐसा लगेगा कि हाँ अब पूरा कंप्लीट हो गया है। और फिर क्या नाम है देखेंगे कि मॉक की प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, थैंक यू।